19 सितंबर 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी तारीख जो असम के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म लेकर आई। एक ऐसी खबर जो जंगल की आग की तरह फैले और अपने पीछे छोड़ गई एक सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है? 50 साल की उम्र में सिंगापुर में एक दर्दनाक हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं थी, एक ऐसा तूफान जिसने लाखों दिलों को झकझोर कर रख दिया। फैन से लेकर बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे, हर कोई बस यही कह रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने एक पीढ़ी को जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि फ़िल्मी दुनिया से है। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता मोहिनी मोहन बोठा एक मजिस्ट्रेट थे, लेकिन दिल से एक कवि कपिल ठाकुर के नाम से उनकी कविताएं असम में मशहूर थी। माँ एली बोठा एक बेहतरीन गायिका और डांसर थी। कला इस बच्चे को विरासत में मिली थी। उसका नाम रखा गया जुबिन बोठा, दुनिया के मशहूर कंडक्टर जुबिन मेहता के नाम पर। लेकिन इस बच्चे की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। बड़े होकर उसने अपने परिवार के सरनेम बोठा की जगह अपने गोत्र गर्ग को अपना लिया। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये एक पहचान का ऐलान था। संगीत तो जैसे ही उसके रंगों में दौड़ता था। माँ उसकी पहली गुरु बनी। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही उसने गाना शुरू कर दिया था। गुरु पंडित रॉबिन बनर्जी से 11 साल तक तबला सीखा और गुरु रमोनी राय से असमिया लोक संगीत की बारीकियां समझी। देखते ही देखते उसने 12 से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर महारत हासिल कर ली। ढोल, गिटार, मैंडोलिन, हारमोनियम, सब कुछ उनके इशारों पर नाचते थे। जोराहाट के जेबी कॉलेज में उन्हें उनके दोस्त आज भी उन्हें याद करते हैं कि कैसे वो कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, रंग बिरंगी बरमूडा और सिर पर एक असमिया टोपी पहनकर कॉलेज जाते थे। लेक्चरर्स डांटते थे, पर उनकी प्रतिभा के आगे सब चुप हो जाते थे। अपने हायर सेकेंडरी के आखिरी साल में वो पूरे साल में सिर्फ 21 दिन क्लास गए, क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त संगीत की दुनिया में ही गुजरता था। ये बगावत सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी, ये उनकी पहचान थी, जो उनके संगीत में भी झलकने वाली थी। 1992 में 19 साल की उम्र में इस नौजवान ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया। जुबिन ने असम के पारंपरिक लोक संगीत को मॉडर्न पॉप और रॉक के साथ मिलाकर एक ऐसी आवाज तैयार की जिसे सुनकर नॉर्थ ईस्ट की पूरी पीढ़ी दीवानी हो गई। अनामिका रातों रात सुपरस्टार हो गया और उसके गाने जैसे माया पाखी और माईविनी रातिर बुकुट सिर्फ हिट नहीं थे, वे एक बेचैन पीढ़ी के एंथम बन गए थे। उनके स्टेज शो में ही हजारों की भीड़ उमड़ती थी। लोग उनके गानों पे झूमते थे, रोते थे और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते थे। वो एक ऐसी आवाज थे जिसका असम बरसों से इंतजार कर रहा था। असम में अपनी सल्तनत कायम करने के बाद जुबिन ने मुंबई का रुख किया। यह स्वर आसान नहीं था। वो एक आउटसाइडर थे। उन्होंने चांदनी रात जैसे कुछ हिंदी पॉप एल्बम निकाले और फिजा और कांटे जैसी फिल्मों के लिए भी गाया, लेकिन वो बड़ी पहचान अभी दूर थी। और फिर आया 2006, फिल्म थी गैंगस्टर, गाना था या अली। ये एक गाना नहीं, एक तूफान था, एक सूफी रॉक एंथम जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कहते हैं रातों रात जुबिन गर्ग पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम बन गए। इस गाने के लिए उन्हें जीआईएफए अवार्ड भी मिला। लेकिन यही जुबिन की कहानी दूसरों से अलग हो जाती है। बॉलीवुड में मिली इस जबरदस्त कामयाबी को ज्यादातर कलाकार अपनी मंजिल मान लेते हैं, पर जुबिन के लिए ये मंजिल नहीं थी। उन्होंने खुद कहा था, ऐसे गाने जिंदगी में एक बार बनते हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध उन्हें रोक नहीं पाई। उनका दिल हमेशा असम के लिए धड़कता था और इसलिए अपनी कामयाबी के शिखर पे वो वापस लौट आए, अपने लोगों के बीच, अपनी मिट्टी में। ये कोई हार नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। उन्होंने मुंबई में मिली शोहरत को एक हथियार बनाया, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अपनी असली लड़ाई यानी असमिया सिनेमा और संगीत को जिंदा करने के लिए करने वाले थे। जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी।
एक्टर, कंपोजर, डायरेक्टर, गीतकार, निर्माता, ऐसा कोई फन नहीं था जिसे उन्होंने आजमाया ना हो। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 32,000 से ज्यादा गाने गाए, 27 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और 3 फिल्मों का निर्देशन भी किया। बॉलीवुड से कमाई शोहरत और पैसों को उन्होंने असमिया सिनेमा में इन्वेस्ट किया। एक ऐसे वक्त में जब असमिया फिल्म इंडस्ट्री संघर्ष कर रही थी, तब जुबिन ने मिशन चाइना और कांचनजंगा जैसे बड़े बजट की फिल्में बनाकर उसे एक नई जिंदगी दी। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो अपनी जमीन पर रह के भी दुनिया जीती जा सकती है। मंच पर विद्रोही और बेबाक दिखने वाले जुबिन अपनी निजी जिंदगी में बेहद सरल और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उनकी पत्नी फैशन डिजाइनर गरिमा शौकिया गर्ग उनकी ताकत थी। उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम और क्रिएटिव पार्टनर, दोनों की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। गरिमा उनकी एक फैन थी जिन्होंने उनके असमिया एल्बम सुनकर उन्हें एक खत लिखा था। जुबिन ने जवाब दिया, मुलाकातें हुई, प्यार हुआ, लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में 2002 में एक गहरा साया पड़ा। एक भयानक कार हादसे में जुबिन ने अपनी छोटी बहन जो कि बोध ठाकुर को खो दिया। वो एक खुद उभरती हुई गायिका और अभिनेत्री थी। ये हादसा जुबिन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस गम से निकलने के लिए उन्होंने संगीत का सहारा लिया और अपनी बहन की याद में शिशु नाम का एक बेहद भावुक एल्बम बनाया। लेकिन इसी गम ने उन्हें शराब की तरफ भी ढकेल दिया, एक ऐसी आदत जो एक ऐसी आदत जो उनके साथ आखिरी दम तक रही। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरे जख्म का नतीजा था। जुबिन का सच बोलने का अंदाज अक्सर उन्हें विवादों में ले आता था। वो कभी चुप नहीं रहे, चाहे सामने कोई भी हो। ब्राह्मण पर उनकी टिप्पणी हो, भारत रत्न का अपमान करने का आरोप हो या भगवान कृष्ण पर दिया गया बयान, वो हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते थे। लेकिन उनकी बगावत बेमतलब नहीं थी। जब वो आतंकवादी संगठन उल्फा ने बेहूस कार्यक्रमों में हिंदी गाने पे बैन लगाया तो जुबिन ने मंच से उन्हें ललकारा और हिंदी गाने गाए। जब नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के खिलाफ असम की आवाज दबाई जा रही थी तो जुबिन उस आवाज का चेहरा बने। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का एक जरिया था। अपनी पहचान, अपने लोगों के हक की लड़ाई का एक हथियार था। इस बेबाकी और लगातार संघर्ष की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनकी सेहत पे इसका असर पड़ा। 2022 में उन्हें एक गंभीर बीमारी मिर्गी का दौरा पड़ा। उन्होंने कभी अपनी कमियों को छुपाया नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि उनके कई गाने तब बने जब वो नशे में थे। यही ईमानदारी उन्हें अपने प्रशंसकों के और करीब ले आई। अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले जुबिन ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया था। वह सिंगापुर में थे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। वीडियो में वो मुस्कुरा रहे थे, अपने प्रशंसकों को फेस्टिवल में आने का न्योता दे रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह और जिंदगी की चमक थी। वो 20 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे। उसी रात सिंगापुर के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने गिटार के साथ एक गाना गाया, एरिक क्लैपटन का टीयर्स इन हेवन। एक ऐसा गीत जो एक बाप ने अपने मासूम बेटे की अचानक मौत पे लिखा था। क्या जुबिन को भी एहसास था कि उनकी आखिरी परफॉर्मेंस होने वाली थी? 19 सितंबर को तो वो दोस्तों के साथ समंदर की लहरों के बीच जिंदगी का जश्न मना रहे थे। पहले उन्होंने लाइफ जैकेट पहनकर तैराकी की, लेकिन फिर यह कहकर उतार दिया कि यह आरामदायक नहीं है और फिर दोबारा पानी में उतर गए। इसी दौरान पानी में उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। दोस्तों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, उन्हें तुरंत सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीबन 2:30 पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ये एक सोचने वाली बात है कि अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी बॉडी का 2-2 बार पोस्टमार्टम हुआ है, तो अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि ये एक हादसा है या किसी की सोची समझी साजिश है। ये है एक आवाज़ जो लाखों दिलों की धड़कन थी। जब जुबिन का पार्थिव शरीर घर लौटा तो गुवाहाटी की सड़कें थम गई। ये किसी स्टार का अंतिम संस्कार नहीं था, ये असम के बेटे की आखिरी विदाई थी। एयरपोर्ट पे उनकी पत्नी गरिमा का टूट कर रोना, असम के मुख्यमंत्री का ताबूत को कंधा देना
और सड़कों पे उमड़ा इंसानियत का समंदर। जहां तक नजर आती थी सिर्फ लोग ही लोग थे, रोते हुए गाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने शोक जताया। असम सरकार ने 3 दिनों के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया। यह इस बात का सबूत था कि जुबिन ने अपने लोगों के दिलों में क्या जगह बनाई थी। वो एक राजा की तरह जिए, एक राजा की तरह ही उन्हें विदाई दी गई। जुबिन ने अपने पीछे करीबन 70 करोड़ की संपत्ति छोड़ी। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, जेआईएफ स्टारडस्ट समेत कई सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली दौलत उनके बैंक बैलेंस या अवार्ड्स नहीं थे। उनकी असली दौलत उनके 32,000 से ज़्यादा गाने थे और करोड़ों लोगों का प्यार था, जो आज भी उनके लिए महसूस किया जाता है। भूपेन हजारिका के बाद किसी ने असमिया पहचान और सांस्कृतिक इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने रखा तो वो जुबिन गर्ग थे, जिसने असम की पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से जोड़ा और नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाया। एक बार जुबिन ने कहा, जब मैं मरूंगा तो पूरा असम मेरा गाना माईविनी गाएगा, और उनके जाने के बाद आखिर वही हुआ। उनके घर के बाहर जमा हजारों की भीड़ एक साथ माईविनी रात्रिभुक गा रही थी। उनकी आवाज़ में दर्द भी था और गर्व भी। दर्द अपने हीरो को खोने का और गर्व इस बात का था कि जुबिन गर्ग के द्वार में जिए, जिसमें चला गया लेकिन आवाज़ रह गई। जुबिन गर्ग चले गए पर उनकी आवाज़, उनकी बगावत, उनका संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। वो एक आवाज़ थे, वो अमर हो गई। कमेंट सेक्शन में उन्हें श्रद्धांजलि देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।